हेलो स्टूडेंट, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। आज हम बात करने वाले हैं शियर एंड डेवलपमेंट लेंथ। इसके पहले के लेक्चर में हम WSM, LSM और इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर चुके हैं। पिछली वीडियो में जो हमने पढ़ाया था आपको, उसमें LSM के जो थ्योरी पार्ट थे और जो फार्मूला पार्ट थे वो हमने आपको कवर करवा दिए हैं। आपका बचता क्या, न्यूमेरिकल पार्ट। ठीक है, तो न्यूमेरिकल आपके कुछ बहुत बड़े बड़े हैं इसमें, इसलिए न्यूमेरिकल आपको लास्ट में कुछ वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएंगी। उसमें केवल न्यूमेरिकल ही आपको पढ़ाया जाएगा। सारे चैप्टर से न्यूमेरिकल ले लिए जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके न्यूमेरिकल्स जो बढ़िया बढ़िया होंगे वो आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे। तो आज जो आपका शुरू करना है वो है शियर एंड डेवलपमेंट लेंथ। ये नया चैप्टर है, तो शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को। चैप्टर क्या है? शियर एंड डेवलपमेंट लेंथ। अपरूपण तथा विकास लंबाई, हिंदी वाले जाने, अपरूपण तथा विकास लंबाई इसको बोलते हैं शियर एंड डेवलपमेंट लेंथ। ठीक है, तो क्या यहाँ पे आता है? पहले शियर आता है, फिर डेवलपमेंट लेंथ। पहले तो बात करेंगे हम शियर के बारे में कि शियर क्या होता है, किस तरह से हमारे आरसीसी मेंबर पे शियर लगते हैं और किस तरह से इनको हम दूर करते हैं। जैसे हमारा शियर फोर्स या फिर शियर स्ट्रेस लग रहा है किसी आरसीसी मेंबर पे, उसको किस तरह से हम दूर करेंगे उसके बारे में हम पहले पढ़ेंगे। फिर डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है, ये कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी आरसीसी मेंबर को जब हम बनाते हैं। ठीक है, तो एक एक करके इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और सबसे पहले देखते हैं कि शियर स्ट्रेंथ क्या होता है, शियर फोर्स क्या होता है, शियर स्ट्रेस क्या होता है और कितने प्रकार के शियर स्ट्रेस होते हैं जो हमारे आरसीसी मेंबर पे लगते हैं और कैसे इनको हम दूर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। पहला जो हमारा टॉपिक है, पहले तो हम शियर फोर्स जान लेते हैं। ठीक है, शियर फोर्स क्या होता है? वैसे जनरली आप पढ़ चुके होंगे शुरू में कि शियर फोर्स क्या होता है और शियर स्ट्रेस क्या होता है। ठीक है, जैसे क्या है, ये क्या है, आपका कोई सरफेस है, इस सरफेस पे ये भी कोई है। ठीक है, जब इस पे इस तरह का लोड लगे कि ये इस तरह सरफेस क्या करे, सरके। ठीक है, इस तरह से अगर कोई लोड इस पे लग रहा है, जैसे क्या हुआ, एक ये कोई मेंबर होगा और ये दूसरा मेंबर हुआ। ठीक है, एक मिनट, इस पे कोई लोड लग रहा है, इस तरह से कोई लोड लग रहा है। तो जब इस लोड को क्या करेंगे, इसको खींचेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ से सरक के निकल जाएगा। कुछ यहाँ पे ऐसे ही बन जाएगा। ये मान लेते हैं ऐसे था, तो ये क्या कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कुछ हो जाएगा। तो यही जो हमारा होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, शियर फोर्स बोल देते हैं। जिस फोर्स के कारण ये क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ मतलब सरक जा रहा है, तो इसी को शियर फोर्स बोल देते हैं। मतलब क्या बोल सकते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है कि जब अवयव के किसी परिच्छेद पर, ठीक, किसी सेक्शन पे कोई मेंबर है, उसके किसी सेक्शन पर कार्यरत बलों के कारण आसपास के तल में, ठीक है, जो आसपास के उसके तल होते हैं, प्लेन्स होते हैं। जैसे एक प्लेन क्या था हमारा, ये था, और दूसरा प्लेन हमारा ये था। ठीक है, इस पे फोर्स लग रहा, क्या कर रहा है कि जब किसी मेंबर के, ये कोई मेंबर हो गया, ये इसका एक प्लेन, ये प्लेन इसके हो गया। ठीक है, इस सेक्शन के प्लेन पर क्या कर रहे हैं कि एक दूसरे से सरकने की चेष्टा करते हैं। इस पर फोर्स लग रहा है, तो क्या होंगे, ये इस प्लेन पे सरकने की कोशिश करेंगे। जैसे क्या हुआ, ये कोई मेंबर हुआ ऐसे, इसको अब एक फोर्स इधर लगा रहे हैं इस पे और एक फोर्स इधर लगा रहे हैं। आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो क्या होगा, ये इसी प्लेन पे क्या होगा, ये सरकेगा। ठीक है, इस पे सरकेगा। तो यही जो सरकने की चेष्टा कर रहा है या फिर कोशिश कर रहा है, जिस फोर्स के कारण ये सरकने की कोशिश कर रहा है, इसी को क्या बोल देते हैं हम, इसी को शियर फोर्स बोल देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमारा शियर फोर्स हुआ। अब जब शियर फोर्स हो गया, ये हमारा शियर प्लेन, इसी को शियर प्लेन बोल देते हैं। ठीक है, जिस प्लेन पे यह सरकने की कोशिश करता है, शियर प्लेन या फिर शियरिंग प्लेन इसी को बोल देते हैं हम। ठीक है, तो ये हुआ क्या, शियर फोर्स। अब देखते हैं कि शियर स्ट्रेस क्या होता है। जब शियर फोर्स हमें पता चल गया, तो जब शियर फोर्स, किसी शियर फोर्स के कारण उस प्लेन में जो शियर स्ट्रेस जनरेट होगा, ठीक है, इस प्लेन में शियर फोर्स लग रहा है, ये शियर फोर्स लग रहा है, इस शियर फोर्स के कारण इसमें कुछ ना कुछ स्ट्रेस जनरेट होगा। तो इसी स्ट्रेस को क्या बोल देते हैं हम,
शियर स्ट्रेस हम बोल देते हैं। ठीक है, अब शियर स्ट्रेस हमारा नॉमिनल शियर स्ट्रेस होता है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको देखते हैं। ठीक है, क्या होता है शियर स्ट्रेस, शियर फोर्स को अब शियर स्ट्रेस देख लेते हैं। क्या शियर स्ट्रेस, तो पहले तो नॉमिनल शियर स्ट्रेस जिसको हम क्या बोल देते हैं, क्या औसत शियर स्ट्रेस। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं औसत शियर स्ट्रेस। नॉमिनल शियर स्ट्रेस ये क्या होता है, हमारा मैक्सिमम शियर फोर्स। ठीक, इस पे जो सेक्शन हमने बनाया था ये, इस पे मैक्सिमम कितना शियर फोर्स लग रहा है, ठीक है, और अपान में कितनी एरिया पे लग रहा है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि नॉमिनल शियर फोर्स क्या, नॉमिनल शियर स्ट्रेस का, पहले शियर स्ट्रेस एक बार डेफिनेशन आप जान लीजिए कि शियर फोर्स किसी सेक्शन पर लग रहे शियर फोर्स के कारण या फिर किसी सेक्शन पर कार्यरत शियर या फिर अपरूपण बल जिसको बोलते हैं, हिंदी वाले ध्यान देंगे, अपरूपण बल के कारण जो उसमें स्ट्रेस जनरेट होता है या फिर स्ट्रेस उत्पन्न होता है, प्रतिबल उत्पन्न होता है, उसी को हम शियर स्ट्रेस या फिर अपरूपण प्रतिबल बोल देते हैं। जो शियर स्ट्रेस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है, अगर हमको औसत शियर स्ट्रेस फाइंड आउट करना, किसी सेक्शन पे कितना शियर स्ट्रेस लग रहा है वो फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैक्सिमम शियर फोर्स, उस सेक्शन पे कितना मैक्सिमम शियर फोर्स लग रहा है और अपान में कितनी एरिया पे लग रहा है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया, ये हमने पढ़ा हुआ है। स्ट्रेस क्या है यहाँ पे, नॉमिनल शियर स्ट्रेस हो गया। फोर्स क्या है यहाँ पे, जब शियर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, किसके कारण, किस फोर्स के कारण हमारा शियर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, शियर फोर्स के कारण हमारा शियर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, तो शियर फोर्स हो गया। और ये एरिया हो गया, किसका एरिया हो गया, जिस सेक्शन पे हमारा शियर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, जिस प्लेन पे शियर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, उस प्लेन का हम एरिया लेते हैं, यहाँ पे फाइंड काउंट करते हैं। ठीक, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, मैक्सिमम शियर फोर्स, अगर इसको शॉर्ट में लिखना चाहे तो शियर स्ट्रेस को, नॉमिनल शियर स्ट्रेस को टाउ वी से डिनोट करते हैं और मैक्सिमम शियर फोर्स को वी से हो गया। ठीक है, और अपान में बी इंटू ये सारे कैपिटल रहेगा। ठीक है, ठीक है, ये हमारा होता है, जैसे क्या हुआ, कोई सेक्शन मानते हैं, ये कोई सेक्शन हुआ, बी हुआ, डी हुआ, और इस पे जो फोर्स लग रहा है मान लेते हैं ये कुछ, ये सेक्शन है। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, शियर फोर्स, ये प्लेन पे, इस प्लेन पे हमारा ये शियर प्लेन, शियरिंग प्लेन हो गया। ठीक है, क्या हुआ कि ये हमारा मैक्सिमम शियर फोर्स ये जो लग रहा है, चाहे ये 10 किलोमीटर अगर है, ये 12 किलोमीटर है, तो यहाँ पे 12 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, और बी डी, बी और मल्टीप्लाइड बाय डी, ये हमारा होता है कि नॉमिनल शियर स्ट्रेस क्या होगा। ठीक है, कि आई होप कि ये आपको समझ में आएगा। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 7080230152, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हमको कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो ये क्या बात हुई नॉमिनल शियर स्ट्रेस की। ठीक है, अब जब नॉमिनल औसत शियर स्ट्रेस आ गया, अब हमको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अगर फाइंड आउट करना है किसी सेक्शन पे, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, जैसे हमने जब सोम पढ़ रहे तो वहाँ पे शियर स्ट्रेस का डायग्राम हमने खींचा था। ठीक है, ये कोई हमारा सेक्शन था, इसका जब डायग्राम खींचेंगे तो ये कुछ इस तरह से हमारा डायग्राम बनता है। ये न्यूट्रल एक्सिस पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे मैक्सिमम हमारा शियर स्ट्रेस होता है। ठीक है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस यहीं पे हमारा होता है, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना हो जाएगा, टाउ मैक्स 1.5 टाइम्स ऑफ टाउ वी, ये हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होगा, टाउ मैक्स मल्टीप्लाई टाउ मैक्स इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ नॉमिनल शियर स्ट्रेस।
अगर नॉमिनल शियर स्ट्रेस हमको फाइंड है तो अगर उसमें हम 1.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकल के वहाँ का आ जाएगा कि इस सेक्शन पे मैक्सिमम कितना अधिकतम शियर स्ट्रेस लग सकता है, वो हमारा निकल के आ जाता है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं या फिर 1.5 इंटू B/B मल्टीप्लाइड बाई D, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं नॉमिनल शियर स्ट्रेस, नॉमिनल शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो ये क्या बात हुई कि शियर फोर्स क्या होता है और शियर स्ट्रेस क्या होता है। अब देखते हैं कि शियर स्ट्रेस जो किसी सेक्शन, कोई आरसीसी बीम है, ठीक है, एक मिनट सॉरी, कोई आरसीसी अगर बीम हमारे पास दी गई है तो उस आरसीसी बीम में किसके कारण शियर स्ट्रेस जनरेट होता है, क्यों शियर स्ट्रेस जनरेट होता है उसमें, उसकी बात करते हैं हम। एक मिनट, ठीक, क्या बात करते हैं। हाँ, तो किसके कारण हमारा शियर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है इसकी बात हम करते हैं। तो जो शियर स्ट्रेस, कोई बीम हमारी हो गई, बीम में शियर स्ट्रेस जनरेट होगा। सबसे पहले देख लेते हैं, बीम जब होता है, बीम में हमारा ऊपर क्या होता है, कंप्रेशन जोन होता है, नीचे टेंशन जोन होता है। तो पहला कंप्रेशन, क्या डायगोनल कंप्रेशन के कारण हमारा शियर स्ट्रेस जनरेट होता है, और दूसरा डायगोनल टेंशन के कारण हमारा शियर स्ट्रेस उसमें जनरेट होता है। और इन्हीं को दूर करने के लिए क्या क्या हम यूज़ करते हैं, यही इतना आपको पढ़ना, क्यों जनरेट हो रहा है, को दूर करने के लिए क्या हम आरसीसी मेंबर में यूज करते हैं जिससे हमारा शियर स्ट्रेस ना जनरेट हो। शियर स्ट्रेस मतलब क्या, क्रैक उसमें ना आए, उसको दूर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वही आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो किसके कारण जनरेट हो रहा है हमारा, जो जनरेट हो रहा है वो डायगोनल टेंशन और डायगोनल कंप्रेशन के कारण जनरेट हो रहा है शियर स्ट्रेस। तो देख लेते हैं सबसे पहले, डायगोनल कंप्रेशन, डायगोनल टेंशन एंड डायगोनल कंप्रेशन। अभी ये क्या होता है, ठीक है, एक मिनट, कोई लोडेड बीम है, ठीक, क्या लोडेड बीम, ये क्या है, कोई बीम हो गई, कोई लोड लगी हुई है इसमें। क्या हो रहा है कि कोई जब लोडेड बीम है, ठीक है, एक भारी धरण में ऊर्ध्वतर तथा तनन, क्षैतिज, सॉरी, ऊर्ध्व मतलब ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर मतलब क्या, वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल। ऊर्ध्वाधर और हॉरिजॉन्टल फोर्स के परिणाम के कारण, ठीक है, इसमें क्या होगा, हमारा कोई बीम है, क्या कहा जा रहा है कि कोई लोडेड बीम है या फिर भारी धरण जिसको हम बोलते हैं, कोई लोडेड बीम है, इस पर ऊर्ध्वाधर और हमारा वर्टिकल दोनों फुट सकता है। मतलब कि बीम तो खाली बीम तो अकेले रहेगी नहीं जिसपे केवल ऊपर से, इसमें साइड से भी कुछ लोड आएंगे, तो ये हमारे वर्टिकल लोड हो गए और ये हमारे दोनों तरफ से हॉरिजॉन्टल लोड हो गए। ठीक है, इनके परिणाम स्वरूप जब ये लोड लगेंगे तो इनका कुछ अंत में जैसे कुछ काम हम करते हैं तो उसका परिणाम बाद में निकलता है। ठीक है, परिणाम मतलब उसका रिजल्ट, जैसे आप पेपर देने जाते हैं तो उसका एक बार मतलब कि रिजल्ट भी निकलेगा, उसी तरह जब कोई इस पर लोड लग रहा है तो इसका रिजल्ट भी निकलेगा कि या फिर ये तो फेल हो जाएगा या फिर इसमें क्रैक्स जनरेट हो जाएंगे। तो ठीक क्या कह रहा है कि किसी लोडेड बीम पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्स के कारण, ठीक है, फोर्स के परिणाम स्वरूप क्या कह रहा है कि फोर्स के परिणाम स्वरूप इसमें क्या होते हैं, विकर्ण
तनन, विकर्ण तनन क्या है? डायगोनल टेंशन, ठीक है। और विकर्ण संपीड़न, डायगोनल कंप्रेशन जनरेट होते हैं। क्या हुआ मतलब, देखते हैं। ये कोई बीम है, बीम पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लोड लग रहा है, तो उसके परिणाम स्वरूप उसमें विकर्ण तनन, डायगोनल टेंशन एंड डायगोनल कंप्रेशन जनरेट होता है। जैसे एक प्लेन हम ले लेते हैं इसमें, ठीक है। क्या ले लेते हैं, ये कोई प्लेन हमने ले लिया, किस तरह से ले लिया, इस तरह से। ये क्या होगा, टेंशन कंप्रेशन, सेम टू सेम इधर भी। इसको हम बोल देते हैं कंप्रेशन। ये हमारा टेंशन। इसी तरह से कंप्रेशन, ठीक है। इसी को हम डायगोनल टेंशन और डायगोनल कंप्रेशन बोल देते हैं। क्या हुआ कि इस पे वर्टिकल लोड लग रहे हैं और इधर से हॉरिजॉन्टल लोड लग रहे हैं, तो इन दोनों के लोड के कारण क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल लोड के कारण क्या हो रहा है, इसमें डायगोनल कंप्रेशन जनरेट हो रहा है, डायगोनल कंप्रेशन जनरेट हो रहा है। और जो वर्टिकल लोड लग रहा है, इस वर्टिकल लोड के कारण इसमें डायगोनल टेंशन जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा, ये इसमें क्रैक्स जनरेट हो जाते हैं। क्रैक्स किस तरह से जनरेट होते हैं, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। इसमें इस तरह से कुछ आप देख लीजिए कि क्या होता है, कंप्रेशन और टेंशन जनरेट होता है, ठीक है। अब किस तरह से इसमें क्रैक्स जनरेट होते हैं। क्रैक्स हमेशा जो जनरेट होते हैं वो 45 डिग्री पर, 45 के एंगल पे जनरेट होते हैं। उनको देख लेते हैं कैसे जनरेट होते हैं। आप देखे होंगे अपने घरों में कि अगर कोई बीम बनी हुई है आपके घर में और वो पुरानी हो गई है और उसमें अगर आप क्रैक्स देखेंगे तो मान लेते हैं ये कोई बीम आपके घर में बनी हुई है, ठीक है। तो इसमें कुछ इस तरह से जनरेट होगी, ठीक है। क्रैक्स जनरेट होते हैं कुछ इस तरह से जनरेट होते हैं, यहाँ से ये 45 के एंगल पे हमेशा जनरेट होते हैं। और अगर यहाँ से देखें तो 135। तो इन्हीं को दूर करने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे कोई लोड लगा है, ये मान लेते हैं W। तो इसी W के कारण क्या करा, इसमें ये क्रैक्स जनरेट हो रहा है। तो यही हमारा डायगोनल टेंशन और डायगोनल कंप्रेशन हो जाता है, ठीक है। जब कुछ इस तरह से क्रैक्स जनरेट होंगे, हमने अभी क्या दिखाया आपको, ठीक, जो इसके पहले और दिखाया था उसमें क्या कुछ इस तरह से जब इसको खींचेंगे, क्या कर रहे हैं, ठीक है, इसको खींचेंगे तो जैसे ये देख लेते हैं, इसको खींचते हैं तो क्या होगा, ये सिकुड़ने की कोशिश करे, ये ऐसे होने की कोशिश करे, तो ये हमारा डायगोनल टेंशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ये कुछ डायग्राम इस तरह से बन जाए, ठीक है, ये डायग्राम अगर इस तरह से बन रहा है, इधर से 45 डिग्री बना है, तो इसको डायगोनल कंप्रेशन बोल देते हैं, ठीक है। ये डायगोनल टेंशन के कारण उत्पन्न क्रैक्स और ये डायगोनल कंप्रेशन के कारण उत्पन्न क्रैक्स, जिसको हम दरारें बोलते हैं, ये हमारा होता है, ठीक है। आई होप कि आपको डायगोनल टेंशन और डायगोनल कंप्रेशन समझ में आया होगा। और एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि हमेशा डायगोनल टेंशन हो चाहे डायगोनल कंप्रेशन हो, मतलब कि जब किसी भी स्लैब में जो, या फिर स्लैब नहीं, बीम मान लेते हैं, ठीक, बीम में अगर उसमें क्रैक्स जनरेट हो रहे हैं, क्रैक्स जो जनरेट होता है वो जनरली 30 से 60 अंश के हमेशा, चाहे 30 डिग्री का एंगल बनाएगा, चाहे 45 डिग्री, चाहे 60 डिग्री, 50 डिग्री,
50 डिग्री, 55 डिग्री इन्हीं का एंगल बनाता है, इससे कम ज़्यादा का एंगल ये नहीं बनाता है। और इन्हीं क्रैक्स को दूर करने के लिए क्या करते हैं हम, इसमें शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। शियर रेनफोर्समेंट जब प्रोवाइड करते हैं तो अब देखते हैं, पहले हमने क्या पढ़ा, शियर स्ट्रेस पढ़ा, शियर फोर्स पढ़ा। शियर स्ट्रेस क्यों उसमें आ रहा है, डायगोनल टेंशन और डायगोनल कंप्रेशन के कारण उसमें शियर स्ट्रेस आ रहा है। शियर स्ट्रेस को दूर करने के लिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं, शियर रेनफोर्समेंट उस बीम में प्रोवाइड करते हैं। अब शियर रेनफोर्समेंट क्या होता है उसकी बात करते हैं। ठीक, एक एक स्टेप आपको ऐसे समझाया जा रहा है। ठीक, अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। ठीक है, देखिए कुछ करना नहीं है आपको, एक लाइक का बटन होगा और एक रेड सब्सक्राइब का बटन होगा, आपको बस उतना ही करना है। हम आपसे बस वही मांगते हैं और कुछ हमें आपसे नहीं चाहिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक कर दीजिए, बस यही आपसे उम्मीद रहती है। और बाकी सारी चीज़ें, कंटेंट जो है आपको अच्छा लग रहा होगा तो अच्छी बात है। ठीक है, हम अच्छे से अच्छे, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया कंटेंट आपको देने की कोशिश करते रहते हैं और आपको नोट्स भी फ्री में ही प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि नोट्स आपको मिल जाए टाइम से। और आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, हमारा नंबर आपके पास है, हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके जितने भी डाउट्स होंगे आपको क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो बस आपसे और कुछ नहीं चाहिए हमको, बस आप रेड वाले बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो मान लीजिए आपने कर दिया, कर देते तो अच्छी बात है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं शियर रेनफोर्समेंट क्या होता है। इसको हम कर्तन प्रबलन बोल देते हैं या फिर अपरूपण प्रबलन बोल देते हैं। ये क्या होता है, एक मिनट, कर्तन प्रबलन क्या होता है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, कमेंट आप करते हैं अच्छे अच्छे तो हमको भी देख के अच्छा लगता है, और जब तक फीडबैक नहीं आता तब तक मज़ा नहीं आता पढ़ाने में भाई। शियर रेनफोर्समेंट, कर्तन प्रबलन इसको बोल देते हैं या फिर अपरूपण प्रबलन बोलते हैं। हिंदी वाले खासकर ध्यान रखेंगे क्योंकि हिंदी वाले कहते हैं सर जी हिंदी में बताइए, हिंदी में बताइए। तो देखिए हिंदी बहुत ज़्यादा आपको, हिंदी आपके काम नहीं आने वाला। ठीक है, आप अगर कहीं मान लेते हैं आप जेई बन गए तो ठीक, तो वहाँ पे आप हिंदी में काम नहीं करेंगे, मतलब कि जो वर्ड्स यूज करेंगे आप हिंदी में नहीं यूज करेंगे, कहीं आप पढ़ेंगे तो इंग्लिश में ज़्यादातर पाएंगे। तो इसलिए आप ज़्यादातर इंग्लिश ही पढ़ने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर होगा और आगे के लिए बहुत बढ़िया होगा आपके लिए। ठीक है, तो ये चलते हैं हम शियर रेनफोर्समेंट देखते हैं। तो जो बीम हमारा जनरली फेल होता है, बीम में भी यूज्ड फेल, ठीक, क्या कहते हैं कि बीम में यूजली फेल इन शियर। जो बीम हमारा होता है, क्या कहते हैं कि बीम हमारा है, बीम जो जनरली फेल होता है, सामान्यतः जो बीम फेल होता है वो शियर या फिर कर्तन, जिसको हिंदी में बोलते हैं, कर्तन में फेल होता है। तो कर्तन में जब फेल होता है, हमने आपको शियर स्ट्रेस पढ़ा है, शियर स्ट्रेस कारण फेल हो रहा है। शियर स्ट्रेस में क्यों का फेल हो रहा है, डायगोनल टेंशन और डायगोनल कंप्रेशन जनरेट हो रहा है, उसके कारण फेल हो रहा है। ठीक है, तो अब शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं उसको दूर करने के लिए, डायगोनल टेंशन और डायगोनल कंप्रेशन। अब शियर रेनफोर्समेंट किस किस रूप में प्रोवाइड करते हैं उसको देखते हैं। तो इसको जनरली 3 रूप में प्रोवाइड करते हैं। पहला इंक्लाइंड, इंक्लाइंड बार या फिर जिसको हम बेंट अप बार बोलते हैं, बेंट अप बार्स के रूप में इसको हम प्रोवाइड करते हैं। उसमें अभी बताएंगे बेंट अप बार क्या होता है, पहले नाम जानिए। फिर दूसरा क्या होता है, वर्टिकल स्टीरअप्स के रूप में, और तीसरा क्या होता है, बाइपोथ। ठीक, इंक्लाइंड बार जिसको हम बोलते हैं हिंदी में क्या, नत छड़े या फिर बेंट अप बार। ठीक, बेंट अप, बेंड मतलब मोड़ना, बेंट अप मतलब मुड़ गया। ठीक है,
तो बेंट अप बार इंक्लाइंड मतलब ये मुड़ा हुआ होता है, तो बेंट अप बार प्रोवाइड करते हैं, वर्टिकल स्ट्रेप प्रोवाइड करते हैं, और केवल के किसी भी में क्या करते हैं, केवल हम बेंट अप बार प्रोवाइड कर देते हैं तो वो हो जाता है, उसमें शेयर नहीं जनरेट होता। फिर वर्टिकल स्ट्रेप भी प्रोवाइड करते हैं, कहीं केवल से वर्टिकल स्ट्रेप प्रोवाइड करते हैं तो उसमें भी नहीं जनरेट। कहीं कि क्या होता है, हमारा बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे हम दोनों प्रोवाइड करते हैं, वर्टिकल स्ट्रेप भी डालते हैं उसमें, और फिर बेंट अप बार्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्या होती हैं, अब इनके बारे में ध्यान देते हैं। तो पहले तो देख लेते हैं इंक्लाइंड बार या फिर बेंट अप बार क्या होता है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं, कैसे प्रोवाइड करते हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, बेंट अप बार को जनरली 45 से 60 डिग्री एंगल पे मोड़ दिया जाता है। कैसे मोड़ दिया जाता है, जैसे आप कोई बीम बना रहे हैं, ये मान लेते हैं कोई बीम का सेक्शन आपके पास है, आप ये चीज़ आप प्रैक्टिकली देखे भी होंगे, अगर आपने घर बनाते हुए देखा होगा, स्लैब बनाते जनरली बीम बनाते हुए देखा होगा, तो ये चीज़ें आप देखे होंगे। ये क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं लोग यहाँ पे, देखिए ये कैसे प्रोवाइड करते हैं, ये कुछ इस तरह से कुछ बेंड कर देते हैं। ठीक है, ये क्या होती है, हमारी मेन बार होती है। ये आप थोड़ा सा इसको ठीक है, कुछ इस तरह से हमारा क्रैक जनरेट हो रहा था। किस तरह से, ये डायगोनल टेंशन हमारा जनरेट हो रहा है इस तरह से 45 पे। ठीक है, तो ये हमारा मेन रेनफोर्समेंट होता है। इसको यहाँ पे भी ऐसे मोड़ा हुआ होता है, इसको हम मेन रेनफोर्समेंट बार बोलते हैं। और ये हमारा, ये तो हमारा होता है मेन रेनफोर्समेंट बार, लेकिन ये जो बेंट अप बार है, ठीक है, यहीं पे क्या करते हैं हम बेंट अप बार प्रोवाइड करते हैं। बेंट अप बार क्यों प्रोवाइड करते हैं, इस क्रैक्स को रोकने के लिए, इस क्रैक को क्या करते हैं रोकने के लिए, ये हमारा बेंट अप बार होता है, जिसको हम इंक्लाइंड बार बोलते हैं। इसको क्या करते हैं 45 से 60 डिग्री पे इसको हम प्रोवाइड करते हैं। जनरली क्या करते हैं 45 पे ही प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारा क्या बेंट अप बार होता है। ठीक है, अगर इसको कैसे फाइंड आउट करें, कितना बेंड करेंगे इसको, ठीक, कितना बेंड करेंगे, तो उसको हम देख लेते हैं कितना इसको हम बेंड किया जाता है, कितनी दूरी है यहाँ से, कितनी दूरी पे ये बेंड किया जा रहा है। ठीक, इसको जब हम देखते हैं तो उसके लिए फार्मूला होता है, उस फार्मूले का हम देख लेते हैं। अगर मान लेते हैं इसको हम मान लेते हैं जो ए एस बी क्या है, एरिया ऑफ बेंट अप बार। जो बेंट अप बार है, जो बेंट अप बार हम यूज़ करें, मान लेते हैं 6 mm का यूज़ करें बेंट अप बार, तो वहाँ पे इसका एरिया पाई 4 डी स्क्वायर से निकाल लेंगे। 8 mm का यूज कर रहे हैं तो इसका एरिया निकाल लेंगे पाई 4 डी स्क्वायर से। ठीक है, तो एरिया ऑफ बेंट अप बार और क्या है, सिग्मा एस बी है हमारा। सिग्मा एस बी क्या है, परमिसिबल शियर स्ट्रेस, परमिसिबल शियर स्ट्रेस हमारा ये। तो शियर फोर्स क्या होता है, शियर फोर्स हमारा क्या होता है, स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाई एरिया। ठीक है, अगर हम इसको वी बी से डिनोट करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए एस बी मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा एस बी। ठीक है, ये हो गया, और यहीं पे लिख लेते हैं साइन अल्फा। ये हमारा फॉर्मूला होता क्या, शियर फोर्स बराबर वी बी इंटू ए एस बी मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा एस बी साइन अल्फा। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है शियर फोर्स फाइंड आउट करने के लिए कि उस पर्टिकुलर
एरिया पे जहाँ हमारा बेंट करना है कितना फोर्स आ रहा है, तो उसी हिसाब से हम उसमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कि कितना लोड वो शियर फोर्स सहन कर सकता है, जो हमारा बेंट अप बार है कितना फोर्स वो सहन कर सकता है, यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो अगर ठीक है, हमने कहा था 45 से 60, अगर हमारा ये 45 डिग्री है, ठीक है, तो वी बी कितना हो जाएगा, ये ए एस बी इंटू सिग्मा एस बी इंटू साइन 45, ए एस बी सिग्मा एस बी और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है। ठीक, इसको अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आता है हमारा 0.707, ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ जाता है 0.707 ए एस बी इंटू सिग्मा एस बी, ये हमारा फाइंड आउट होके आ जाता है। इसी प्रकार अगर हमारा ये हुआ 45 डिग्री, अगर 60 डिग्री होता तो कितना आ जाता, मतलब कि सिग्मा का मान जो रखेंगे, साइन 60 का मान ऐसे हम रख देंगे, साइन 60 का मान हमारा निकल के आ जाएगा 0.87 ए एस बी इंटू सिग्मा एस बी। ठीक, तो ये हमारा शियर फोर्स कितना बेंट अप बार वो शियर फोर्स सहन कर सकता है, वहाँ से वो निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा बेंट अप बार हो गया कि क्या होता है इंक्लाइंड बार या फिर बेंट अप बार। ये जनरली आप प्रैक्टिकली देखे होंगे, अगर आपने बीम बनाते हुए घर बनाते हुए देखा होगा कहीं पे, अपने घर अपना ही घर अगर बनाते हुए आपने देखा होगा तो वहाँ पे भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो जो यूज करते जनरली आप देखेंगे इस तरह से, ये बार हमारा क्या होता है आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन आगे ना बढ़ा के इसको यहीं से 45 पे मोड़ देते हैं, यही हमारा ए एस बी हो जाता है। ठीक, इस तरह से कुछ मोड़ के लगाया जाता है, आप खुद देखे होंगे। ठीक, अगर हो सकेगा साइट पे जा सकेंगे हम तो प्रैक्टिकली वीडियो आपके लिए बना के डाल देंगे, आप देख लीजिए। ठीक, तो ये हमारा बेंट अप बार हुआ। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, वर्टिकल स्टीरअप। छल्ले जिसको बोलते हैं स्टीरअप्स, छल्ला आपने देखा होगा बनाते हुए, जैसे आप चुल्ला पहनते हैं, चुल्ला आप हाथ में क्या करते हैं चुल्ला पहनते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होता है जैसे क्या करते हैं ये, फिर नहीं ऐसे नहीं समझ में आएगा, कुछ मान लेते हैं, ये ले लेते हैं, आप देखे होंगे इस तरह से, जैसे यहाँ पे नहीं बन पा रहा है, कुछ इस तरह से, एक बार इस तरह से होता, फिर एक बार यहाँ पे होगा, फिर दूसरा बार यहाँ पे। ठीक है, ऐसे 4 बार मान लेते हैं हमारा लगा हुआ है, ऐसे चारों बार लगे हुए हैं, 1 मिनट। ठीक है, ऐसे चारों बार लगे हुए हैं, तो इन चारों बारों को बांधने के लिए, जैसे आप कॉलम खड़े करते हुए देखेंगे, ठीक, कॉलम के लिए जब हम क्या करते हैं सरिया का पहले वो ढांचा बनाते हैं सरिया का, ठीक, सरिया जिसको आप स्टील यहाँ पे रेनफोर्स पढ़ रहे हैं, रेनफोर्समेंट पढ़ रहे हैं, उसी का ढांचा बनाते हैं, उसको डालते हैं, कैसे उसको बांधते कैसे हैं, पहले आप देखे होंगे, पहले ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे बनाने के बाद क्या करते हैं इसमें एक छल्ला डाल देते हैं, ठीक है, चारों तरफ छल्ला डाल देते हैं, उसके बाद एक बाइंडिंग वायर होता है पतला, जैसे आप पहले के ज़माने में देखते थे कि जो क्या कहते थे, जो घर बनते थे पहले के ज़माने में, वहाँ पे आप देखे होंगे पहले पत्तियों के घर बनते थे जी, ठीक है, झाड़ों के घर बनते थे, झाड़ों के घर, या फिर बांस आप देखेंगे, बम्बू, बम्बू का घर बनाते हुए आप देखेंगे, तो बम्बू में क्या करते हैं, बम्बू को बांधने के लिए क्या करते हैं, एक वायर बहुत पतला स्टील का वायर आता था, उससे बांधते थे उस बम्बू को। ठीक है, तो स्टीरअप्स ऐसे इसको लगाने के बाद, ठीक है, इसको छल्ला डाल देते हैं, इसमें छल्ला डालने के बाद बाइंडिंग वायर से उसको बांध देते हैं, तो वही हमारा स्टीरअप्स होता है जनरली। ठीक है, क्या होता है, वही हमारा स्टीरअप्स हो जाता है। ठीक है, अब ये क्या हमारा, ये बीम की लंबाई के साथ, ठीक है, बीम की लंबाई के साथ उपयुक्त दूरी पर तन्य सुदृढ़ीकरण। ठीक है, तन्य सुदृढ़ीकरण मतलब क्या है, इसका टेंसाइल रेनफोर्समेंट के चारों ओर प्रोवाइड किया जाता है छल्ले के रूप में। ठीक है, ये हमारा गोल भी हो सकता है, चौकोर भी हो सकता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कैसे हो रहा, आप अगर इमेजिन कर सकें या फिर अगर आप देखे होंगे तो आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, इमेजिनेशन
आप अगर अच्छे से कर सकते हैं तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो फिर बाकी बता रहे हैं। तो ये साधारणतः जो होते हैं इनकी जो वर्टिकल स्ट्रिप हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो छल्ला प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका जो डाया होता है, उस जिस डाया का हम यूज करते हैं वो जनरली 6 से 12 mm डाया का हम उसमें बार यूज करते हैं। बार यूज करना चाहिए, लेकिन जो नॉर्मली हम यूज करते हैं फिलहाल जो हम साइड पर अपने यूज करते हैं, घरों में यूज करते हैं, वो 8 mm से 12 mm का यूज़ करते हैं। 6 mm का बहुत पतला हो जाता है, इसलिए 6 mm का नहीं यूज करते हैं, 8 से 12 mm का हम यूज करते हैं इस टाइम आजकल, ठीक है। अब देख लेते हैं कि ये जो हमारे वर्टिकल स्ट्रिप्स होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं वर्टिकल स्ट्रिप, ठीक है। ये वर्टिकल स्ट्रिप हमारे 4 प्रकार के जनरली होते हैं। पहला सिंगल लेग स्ट्रिप, अभी बताएंगे सिंगल लेग क्या होता है, डबल लेग क्या होता है, ठीक है। सिंगल लेग स्ट्रिप, डबल लेग, डबल नहीं 2 लेग इसको बोलते हैं। टू लेग स्ट्रिप, तीसरा 4 लेग स्टिरप्स, फिर चौथा 6 लेग। सिंगल लेग, 2 लेग, 4 लेग, 6 लेग, ये 4 प्रकार के हमारे स्टेप। और एक सर्कुलर स्टेप भी होता है। सर्कुलर स्टेप नहीं रहने दीजिए, ये हमारे जनरली 4 ही होते हैं, ठीक है। सर्कुलर स्टेप जैसे हमको गोल कहीं आपको कॉलम, हाँ कॉलम बनाते हुए आप देखेंगे गोल कॉलम आपके लिए बनता है, तो वहाँ पे क्या करते हैं हम सर्कुलर स्टेप यूज़ करते हैं। सर्कुलर स्टेप में जो डाया होता है, सॉरी जो बार यूज़ करते हैं, मिनिमम 6 बार वहाँ पे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। वो हमारा सर्कुलर स्टेप होता है। तो ये हमारे रेक्टेंगुलर स्टेप सारे हैं, ठीक है, या फिर स्क्वायर स्टेप बोल सकते हैं। तो सिंगल लेग स्टेप क्या होता है, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान देने वाली बात क्या, ये कोई मान लेते हैं एक बार यहाँ पे हमने लगाया, दूसरा बार यहाँ पे लगाया, अब क्या करें, इसको जोड़ रहे हैं हम इससे, ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं, इसको जोड़ रहे हैं, यही हमारा स्टीरअप होता है, ठीक है। सिंगल लेग्ड स्टीरअप ये हमारा होता है, ये हमारा सिंगल लेग्ड स्टीरअप हो गया। अब इसी तरह क्या करते हैं हम, इसको हटा के फिर बनाते हैं, इसको। अब ये हमारा क्या हो, सिंगल लेग स्टेप। अगर हमको 2 लेग स्टेप बनाना है, ठीक है, ये मान लेते हैं कोई हमारा कॉलम का या फिर बीम का सेक्शन है, एक बार यहाँ पे दिया गया, दूसरा बार यहाँ पे दिया गया है, तीसरा बार यहाँ पे दिया गया, चौथा बार यहाँ पे। देखिए ये क्या नाम से कैसे पता चल, कैसे आप पता, एक मिनट मुझे बताते हैं कैसे पता चलेगा आपको कि ये कैसे बना। ये इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, ठीक है। अब क्या नाम, ये 2 लेग्ड हुआ। आप कैसे पहचानेंगे कि ये 2 लेग्ड स्टीरअप है, सिंगल लेग्ड स्टीरअप है। आप जो वर्टिकली रहता है, जो वर्टिकली मेंबर है उसको आप काउंट कर लीजिए, ठीक है। वर्टिकल कितना है, यहाँ पे केवल एक वर्टिकल है, मतलब सिंगल लेग, मतलब हाँ सिंगल लेग। यहाँ पे 2 वर्टिकल है, 2 लेग, और ये हॉरिजॉन्टल नहीं काउंट करेंगे, केवल वर्टिकल जो हमारा था उसी काउंट करेंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि सिंगल लेग है, डबल लेग है, मतलब 2 लेग है, 4 लेग है, 6 लेग है, वो पता चल जाएगा। और फिर 4 लेग का अगर हम देखते हैं, बहुत बड़ा, अगर हमको बहुत बड़ा, जैसे क्या करते हैं, कोई कॉलम हम खड़ा कर रहे हैं लेकिन बहुत बड़ा कॉलम है, ठीक है, बड़ा कॉलम है, वहाँ पे 4 से काम नहीं हो रहा है। 4 जो मेन रेनफोर्समेंट हम दे रहे हैं, 4 से काम नहीं हो रहा, हमको 6 रेनफोर्समेंट, मेन 6 रेनफोर्समेंट देना पड़ रहा है।
तो वहाँ पे क्या करेंगे, कुछ इस तरह से हम रेनफोर्समेंट देंगे, 1 2 3 4 5 6। अब इसको कैसे, एक इस तरह से लगा के बांध देंगे, एक इस तरह से बांध दिए, और दूसरा कैसे लगा देंगे, एक ही तरह बांध दिए। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हमारा 4 लेग्ड स्ट्रिप हो जाता है। कितने लेग हुए, वर्टिकल 1 2 3 4 लेग हुए, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, 4 लेग्ड स्ट्रिप। इसी तरह अगर हमको और बड़ा बनाना हो, ये इसको बोल देते हैं सिंगल लेग, 4 लेग। ठीक है, सिंगल लेग, डबल 2 लेग, 4 लेग। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम 6 लेग का बताते हैं कैसे हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्या हो गया। अब देखते हैं 6 लेग का। अब यहीं अगर हमको और बड़ा बनाना हुआ, ठीक है, 6 की जगह हमको 8 मेन रेनफोर्समेंट देने की जरूरत पड़ गई। ये कुछ इस तरह से देने की जरूरत हमको पड़ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, पहले इससे इसको जोड़ेंगे, मिनट, अभी ये निकाल क्या रहे हैं अभी ये भी बताएंगे। ये इससे हो गया, फिर इससे इसको जोड़ दिए, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 2 3 4 5 6, ये क्या हुआ, 6 लेग। ठीक है, ये क्या हुआ, 6 लेग। इसको हम हुक बोलते हैं। ठीक है, ये जो इतना निकाल रहे हैं यहाँ से, जैसे क्या हुआ, ये हमारा क्या करें, ऐसे ले जा रहे हैं, फिर ऐसे ले गए, फिर ऐसे ले, यहाँ से इसको लाके यहाँ मोड़ दिए, इसको लाके यहाँ मोड़ दिए। तो ये जब हम मोड़ते हैं, ये हमारा हुक लेंथ होता है। ठीक है, इसी को हम डेवलपमेंट लेंथ बोलते थे। कितना डेवलपमेंट लेंथ रखते हैं ये हम आपको बताएंगे। आप थोड़ा सा शब्द रखिए, क्वेश्चन आपके मन में वो आ रहे होंगे तो आप उसको रखे रहिए। अभी थोड़ी देर बाद या फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके जो डाउट होंगे सारे क्लियर हो जाएंगे। तो ये क्या हुआ, हमारा स्टीरप्स हो गए। ठीक है, ये स्टीरप्स हो गए। अब देखते हैं कि स्टीरप्स की स्पेसिंग जैसे क्या कर रहे हैं, 1 मिनट बताते हैं आपका। ये क्या कर रहे हैं, हाँ, ये कोई बीम है मान लेते हैं, ये बीम है, ये एक बीम मान लेते हैं। ठीक, इस बीम में क्या करेंगे, एक स्टेप यहाँ देंगे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। ये हमारा स्टेप देते हैं, कुछ कुछ दूरी पे, सटा के तो देंगे नहीं, तो कुछ दूरी पे देते हैं। तो इनकी डिस्टेंस कितनी होती है, मतलब कि जिसको हम स्पेसिंग ऑफ स्टीरप्स या फिर पिच जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसको हम पिच भी बोलते हैं। तो उसको देख लेते हैं, ये हमारा कितना हम रखते हैं। कितना पिच हम रखते हैं वो चीज़ देखते हैं। स्पेसिंग ऑफ स्टीरप्स, ये ऑफ शियर एनफोर्समेंट में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, शियर एनफोर्समेंट में जो जो स्पेसिंग देते हैं, ठीक है, वो कितना देते हैं उसको हम VS से डिनोट करते हैं। ठीक है, स्पेसिंग हमारा कितना हो जाएगा, ASB मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा SB इंटू D/S। ये शियर फोर्स होता है। ठीक, ये हमारा शियर फोर्स होता है। ये हमारा एरिया ऑफ शियर एरिया हो गया, ये परमिसिबल शियर स्ट्रेस हो गया,
ये डाया होगा, अभी किसका डाया है, ये हमारा स्पेसिंग होता है। अब इसको जो हमारा निकालते हैं, ठीक है, अब यहाँ से स्पेसिंग हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, स्पेसिंग क्या हो जाएगा, अब इसको देख लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा ए एस बराबर ए एस बी इंटू सिग्मा एस बी इंटू डी वन में बी एस। ये हमारा स्पेसिंग का फार्मूला होता है, या फिर जिसका जब हम सॉल्व करेंगे इसको जितना आएगा, ठीक है, या फिर इतना रखेंगे यस के बराबर रखेंगे, या फिर ठीक है 3 इसके क्या फंडामेंटल है जिसके आधार पर हम क्या करते हैं इसको स्टेप्स की स्पेसिंग प्रोवाइड, या फिर यस के बराबर रखेंगे या 0.75 डी डाया ऑफ बार, डी क्या है डाया ऑफ बार, और या फिर 300 mm। इनमें से जो कम होगा, जो सबसे कम होगा, जैसे ये मान लेते हैं आया हमारा, ये आया हमारा 10 सेंटीमीटर, नहीं इसको मान लेते हैं ये हमारा 20 सेंटीमीटर कुछ आया, या फिर 200 mm में मानते हैं 200 mm आया, और ये हमारा 0.75 डी करने पे ये 400 mm आ गया, ये भी कम, ये अब तीनों में चेक करेंगे कौन सा ज़्यादा कौन सा कम है, तो ये हमारा यस का मान कम है, तो इसी को हम स्पेसिंग मान लेंगे, इतना ही स्पेसिंग उसमें रखते हैं। और अगर मान लेते हैं यस का मान 400 आ गया और 0.75 डी करने पर 250 आ गया, और ये 300 में, अब क्या करेंगे इसमें ये 250 में रखेंगे, ठीक। अब अगर ये हमारा 350 आ गया तो यहाँ पे हम 300 में रखते हैं, ठीक। तो ये हमारा स्पेसिंग लेने का तरीका होता है, कितना स्पेसिंग हम रखते हैं जब स्टीरियप्स लगाते हैं किसी बीम में, ठीक। किस तरह से स्टीरियप लगाते हैं एक बार उसका देखते हैं डायग्राम, कि स्टीरियप इस तरह से हम लगाते हैं। जैसे ये कोई हमारा बीम हो गया, बीम, ये क्या हुआ हमारा बीम हो गया, ये कोई मेन रेनफोर्समेंट है, ये बीम आगे कंटिन्यू है मान लेते हैं, ये बीम आगे कंटिन्यू, तो ये हमारा एक स्टेप होता है, ये हमारा स्टेप होता है, ठीक। जब हम सामने से देखेंगे तो केवल एक लाइन दिखेगी, फिर ये हो गई, फिर ये हो गई, ये हो गई, इसी तरह से क्या करते हैं हम स्टेप्स प्रोवाइड करते हैं। आप देखते होंगे कि इसी तरह से कुछ क्या होता है स्टेप्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ये कुछ हमारा क्या होता है मान लेते हैं इसी तरह से क्रैक्स हमारा ये जनरेट हो रहा है कुछ, ठीक है, ये हमारा क्रैक्स जनरेट हो रहा है। अब ये हमारा यहाँ पे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया, शियर रेनफोर्समेंट, सॉरी कंप्रेशन रेनफोर्समेंट, कंप्रेशन जोन ऊपर होता है नीचे टेंशन जोन होता है, तो इसको हम कंप्रेशन रेनफोर्समेंट बोल देते हैं। हमने क्या बोला, इसको अगर हम मिटा देते हैं मान लेते हैं, तो ये हमारा कितना हो जाता है, ये हमारा डी हो जाता है, सॉरी जेड होता है, लीवर आर में ही हमारा होता है। और इन दोनों के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं पिच, या फिर स्पेसिंग, सॉरी, या फिर इसी को स्पेसिंग बोलते हैं। यही हमारा होता है यस, या फिर 0.75 डी या 300 mm, ठीक है। आई होप कि आप सभी को ये समझ में आया होगा कि स्पेसिंग किस तरह से हम कितना रखते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि अगर हमारे पास टाउ वी और टाउ सी दिया गया है, ये क्या है, टाउ वी क्या है, टाउ सी है क्या है, इसको देखते हैं। टाउ वी हमने क्या पढ़ा, नॉमिनल शियर स्ट्रेस। टाउ सी क्या है, शियर स्ट्रेंथ। इन कंक्रीट, ठीक। और टाउ सी मैक्स, टाउ सी मैक्स क्या है, मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस।
यदि टाउ सी बराबर टाउ वी है, ठीक है, अगर टाउ सी बराबर टाउ वी नहीं, हाँ, यदि टाउ सी बराबर टाउ वी है लेकिन जो है नहीं, ये चीज नहीं, क्या है, सॉरी, ये कि अगर टाउ वी है, ये टाउ सी बाई 2 से बड़ा है, छोटा है, टाउ वी का मान जो आ रहा है हमारे टाउ सी बाई 2 से बड़ा है, मतलब कि जो हमारा नॉमिनल शियर स्ट्रेस आ रहा है, ये क्या कर रहा है, शियर स्ट्रेंथ इन कंक्रीट के हाफ से छोटा है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे शियर जनरेट नहीं होगा, नो शियर का कंडीशन, ये नो शियर की कंडीशन होती है, मतलब कि यहाँ पे शियर एनफोर्समेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हमारा टाउ वी इज लेस देन टाउ सी बाई 2 होता है तो यहाँ पे नो शियर होता है, मतलब कि शियर एनफोर्समेंट देने की यहाँ पे जरूरत हमको नहीं पड़ती है। लेकिन यहीं पे अगर देख देते हैं टाउ वी बराबर टाउ सी बाई 2, बट क्या करा, किंतु परंतु लेकिन टाउ वी बराबर टाउ सी है, या फिर ठीक, ये है अगर हमारा, तो यहाँ पे क्या करते हैं, मिनिमम स्पेसिंग देते हैं, मिनिमम शियर होता है यहाँ पे, ठीक है। अगर हमारा टाउ वी जो है टाउ सी बाई 2 से के बराबर है, या फिर टाउ वी बराबर टाउ सी है हमारा, तो यहाँ पे क्या मिनिमम शियर होता है, थोड़ा बहुत हमको यहाँ पे शियर एनफोर्समेंट देने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर यहीं पे हमारा क्या हो जाता है, कुछ कंडीशन टाउ वी इज ग्रेटर देन टाउ सी हो जाता है, या बट क्या करते हैं कि यही हमारा टाउ सी मैक्स क्या करते हैं, टाउ सी मैक्स से ये छोटा हो जाता है, इस तरह से लिख सकते हैं इसको, टाउ सी मैक्स। तो यहाँ पे मैक्सिमम शियर हमारा सॉरी जनरल शियर होता है, ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, जनरल शियर होता है हमारा, शियर इन्फोर्समेंट यहाँ देना जरूरी हो जाता है, जितना हमको शियर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करना वहाँ यहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्या हो, स्पेसिंग ऑफ स्टेप, और कब हमको शियर इन्फोर्समेंट देने की जरूरत पड़ती है, कब शियर इन्फोर्समेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक है, आज हम यही पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो यहाँ पे क्या हमने शियर जो हमने क्या चैप्टर हमारा क्या था कि शियर एंड डेवलपमेंट लेंथ, शियर एंड डेवलपमेंट लेंथ हमने शियर के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट जो लेक्चर है वो हमारा इसमें क्या पढ़ेंगे, डेवलपमेंट लेंथ के बारे में पढ़ेंगे, बॉन्ड डिस्टेंस क्या होता है, डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है, इसको कितना डेवलपमेंट लेंथ देते हैं, उस हुक लेंथ क्या होता है, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।